हेलो क्लास, है ना। पिछली क्लास में, है ना, पिछला वीडियो आप देखिएगा, वहाँ हम लोग जीव विज्ञान के जो विटामिन्स, है ना, विटामिन्स वाले जो चैप्टर है ना, उसको पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग केवल जो परीक्षा में पूछे जाने वाले, है ना, जहाँ से वो प्रश्न आने की प्रायिकता ज़्यादा हो, साथ ही जहाँ से अभी तक जो पिछले इतिहास को देखा जाए, है ना, जैसे प्रीवियस ईयर को देखा जाए, तो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, केवल उसी, है ना, उसी वाले हिस्से या उसी वाले चैप्टर को हम लोग यहाँ पर टच कर रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में दूसरा वीडियो है आपका। तो यहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे जो शाखाएँ हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ जाता है कि पुष्पों का अध्ययन करने वाले शाखा का नाम क्या है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। उसी प्रकार जीव विज्ञान में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत या खोज, उसे किस वैज्ञानिक ने उसके बारे में बताया है, किसने उसे दिया है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो वर्गीकरण से संबंधित कभी कभी ऐसा प्रश्न है ना, जो जंतु विज्ञान और साथ में जो जंतु वनस्पति संबंधित विज्ञान से कहीं से, ये कहने का मतलब एक ऐसा वीडियो सीरीज चल रहा है जहाँ जो प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है उसको हम टारगेट करिए, हाँ, उसी टारगेट करके चल रहे हैं। चलिए आगे फिर आप देखते हैं इसी में शाखाएँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, है ना, आप कभी वनडे एग्जाम में या, है ना, प्री में आप देखना, यहाँ पे कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है ना, विज्ञान की और कौन शाखा है। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न में उसके बाद अनुमान सिद्धांतों से प्रश्न और साथ ही जो वर्गीकरण संबंधित प्रश्न, उन तीनों को आज हम लोग इसी वीडियो में, है ना, इसी क्लास में देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, है ना। हम लोग रसायन और इसके बाद जैसे विज्ञान कंप्लीट होकर के इसके बाद रसायन और फिजिक्स भी पढ़ेंगे। चलिए, जीव विज्ञान में एक शाखा है जिसका नाम है एपीकल्चर। ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा नाम है जिसका नाम है एपीकल्चर। यहाँ मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी को पालते कैसे, उनको भरण पोषण कैसे किया जाता है ना। तो ये सब जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, जो मधुमक्खी से संबंधित सभी बातें, ठीक, उनको पालना, भरण पोषण करना, उनको खाना देना, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें एपीकल्चर में बताया जाता है। ठीक, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर में। उसी प्रकार सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेरीकल्चर में रेशम का जो कीट है ना, उसका पालन किया जाता है। रेशम कीट कहने का मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है। याद रखिए, ये जो है कपड़े का जो धागा बनता है ना, जो कपड़े बनता है कपास निर्माण, ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? रेशम का जो कीट है, सॉरी रेशम बोल दिया मैं, रेशम का जो कीट है ना, ठीक है, इसी से क्या बनता है, हमें कोसा मिलता है। ठीक है, कोसे में क्या होता है, रहता है, इसी से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक, तो सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट के पालन से है। उसी प्रकार हम लोग आते हैं पेसीकल्चर। ठीक है, पेसीकल्चर में जो मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो पेसीकल्चर में। इसमें मत्स्य के बारे में, है ना, उसको पालना कैसे, भरण पोषण कैसे करना है, ठीक, उसके बारे में, है ना, अध्ययन किया जाता है पेसीकल्चर में। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो कवक होता है, उन कवकों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी में जो कवक होता है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे है फाइकोलॉजी। याद रखना, फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो शैवालों का। याद रखना, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार सेरीकल्चर को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि व्यावसायिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से इसका एक महत्व है। क्योंकि रेशम जो कीट है ना, उससे क्या मिलते हैं, धागे मिलते हैं। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। उसी प्रकार एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है ना। एक जगह पे मधुमक्खियों को पालन, भरण पोषण, साथ में उनसे जो गतिविधियाँ, उससे तथ्यों का देख रेख किया जाता है। अब है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, एंथोलॉजी में क्या, तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यहाँ पुष्पों का देख रेख किया जाता है। ठीक है, उनको बढ़ाया जाता है, पुष्पों को, है ना, व्यवसायिक महत्व दिए, है ना, उनको क्या बेचा जाता है, वहाँ से कुछ पैसे अर्न किए जाते हैं। जो लोग हैं जो इसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं उनके के द्वारा, है ना। तो ठीक है, मंदिरों में इसका उपयोग होता है, साथ में बहुत जगह पर पुष्पों का। तो याद रखना, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। साथ में इसमें वैज्ञानिक विधि बताई जाती है कि वो कैसे अच्छे से इनको उत्पादन किया जाएगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में किसमें बताया जाता है, तो एंथोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना, ये भी एक कहना चाहिए वाणिज्यिक क्षेत्र है। यहाँ से भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न किया जाता है, क्योंकि भारत में मंदिरों की संख्या बहुत है ना, जो धार्मिक लोगों से, लोग जो है धार्मिक जो गतिविधियों से जुड़े हुए ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से उनको क्या है कि मंदिरों में अर्पित किया जाता है। साथ में जो सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। चलिए आगे, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, फलों को इसमें उगाया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। साथ में क्या होता है कि बीमारियों से बचाने की, इससे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो
तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की वो कौन सा रखा है तो उसका नाम है पोमोलॉजी। उसी प्रकार आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है किसमें तो ऑर्निथोलॉजी। याद रखना, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है किसमें तो ऑर्निथोलॉजी में। इसमें पक्षियों की जो अलग अलग प्रजाति है उसके बारे में भी, साथ में उसमें वजन, उनकी बीमारी है ना, उनकी गतिविधियाँ, वो वर्क कैसे करती है ना, इसके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में भी अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। उसी प्रकार एक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है ना। मछलियों को इसमें देखें भरण, इनका भरण पालन पोषण है ना, तालाब में करते हैं, पानी के माध्यम से करते हैं, तालाब में, जलाशय में। ठीक है, इनका व्यवहार कैसा रहता है, जो अलग अलग मछलियों की जो जाति है, ठीक है, वो क्या एक साथ अच्छे से रह सकते हैं या नहीं, या अलग अलग रहना है, शाम का इनका प्रजनन कराना है ना, भ्रूण। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में क्या है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है किसमें एक्थियोलॉजी में। उसी प्रकार एंटोमोलॉजी, यहाँ कीटों का अध्ययन, तो कीड़े मकोड़े जो है ना उनका अध्ययन किया जाता है, कहाँ तो एंटोमोलॉजी में। उसी प्रकार डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी मतलब आप डेंड्र अपना समझ जाना, यहाँ वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में है ना वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है विज्ञान की है ना, जीव विज्ञान की शाखा है। उसी प्रकार ओफियोलॉजी, यहाँ सांपों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, उसके विष के बारे में यहाँ से जानकारी आपको मिलती है। साथ में सांपों की जो प्रजाति है उसके बारे में है ना, बहुत सारी सब प्रजातियाँ होती है, कौन जहरीला है ना, कौन सांप में जहर का असर कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है तो ओफियोलॉजी में। अब हम जाते हैं सौरोलॉजी, यहाँ छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो छिपकलियाँ होती हैं ना उनका अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी में। देखा जाता है छिपकलियों की प्रजाति के बारे में, इनके रंग रूप के बारे में है ना, इनकी संरचना के बारे में। कुछ छिपकलियाँ जो हैं है ना अपना रंग बदल लेती हैं है ना, जब उनको खतरा महसूस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जिस चीज़ में वो बैठी है, मान लो किसी पेड़ का जो रंग है उसमें हरा है तो हरे रंग में हो जाती है, कहीं भूरा है तो भूरा रंग। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं सिल्वीकल्चर। यहाँ काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जो काष्ठी पेड़ हैं उनके संवर्धन का अध्ययन किया जाता है किसमें तो सिल्वीकल्चर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर, यहाँ उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। याद रखना उद्यान ये भी क्या है, वाणिज्यिक क्षेत्र है। ठीक है, वाणिज्यिक एक क्षेत्र है ना, इकोनॉमिक क्षेत्र है, यहाँ से भी पैसे काफ़ी कार्य किए जाते हैं, इसलिए विज्ञान का जो अध्ययन जो है ये किया जाता है हॉर्टिकल्चर। उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती करते हैं। ठीक है, फूलों की खेती के बारे में इसमें बताया गया तो फ्लोरिकल्चर में इसमें फूलों की क्या देख रेख किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, साथ ही इनको है ना किसी भी प्रकार की क्षति जो मौसम से संबंधित होती है, ठीक है, मौसम में बचाने का कार्य किया जाता है। तो इसलिए फूलों के बारे में है ना, फूलों की संरचना, फूलों से संबंधित जो ज्ञान है कहाँ से मिलता है, फ्लोरिकल्चर से। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग है ना, ये तो शाखाएँ हैं उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, याद करते जाना, इसको रिविजन करते जाना ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के बाद जीव विज्ञान में जो अलग सिद्धांत है, जब बीमारियों से सिद्धांत हो, वंशानुक्रम से, प्राकृतिक मरण से या डीएनए से संबंधित, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखा। तो यहाँ अनुवांशिक है ना, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया तो मेंडल ने। याद रखना अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया तो मेंडल ने। ठीक है, उसी प्रकार जीव सिद्धांत किसने दिया तो डीएच मॉर्गन ने। याद रखना इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखना बस इतना है कि कौन से सिद्धांत है, कौन से किसने किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और बगल में उसको क्या लिखा हुआ है जो वैज्ञानिक है ना, जो खोज करते हैं उनका नाम। उसी प्रकार अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था तो मेंडल ने है ना, अनुवांशिकी है ना, जो आप पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान में आगे। उसी प्रकार अब हम देखते हैं जीव सिद्धांत। जीव सिद्धांत किसने दिया था तो डीएच मॉर्गन। याद रखना है जीव सिद्धांत किसने दिया था डीएच मॉर्गन। उसी प्रकार उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह दिया था हार्वर्ड लीबनिज़ ने। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था तो हार्वर्ड लीबनिज़ ने। उसी प्रकार कोशिका सिद्धांत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास में हम लोगों का जीव विज्ञान चल रहा है, उसमें हमको कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका सिद्धांत दिया है किसने तो स्लाइडेन और स्वान। याद रखना स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। उसी प्रकार जो जीव द्रव सिद्धांत याद रखना है ना, कोशिका सिद्धांत जैसे जीव सिद्धांत अलग है, यहाँ पे जीव सिद्धांत दिया था डीएच मॉर्गन ने। उसी प्रकार जीव द्रव का जो सिद्धांत ये दिया था हर्टविग ने। ठीक है, जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था तो हर्टविग ने, और जीव सिद्धांत दिया था डीएच मॉर्गन ने। ठीक, अब आगे उपार्जित जो लक्षणों की वंशानुगति का नियम ये दिया था। ठीक, वंशानुगति मतलब एक वंश। ठीक है, उसमें जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जो है आगे जाते हैं। ठीक है, उससे संबंधित है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम ये दिया था लैमार्क ने।
चलिए आगे, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने बताया था? डार्विन ने। याद रखना डार्विन एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है, जीव विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विनाम पद्धति की ओर। ठीक है, द्विनाम पद्धति ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति क्या होता है इसके बारे में हम लोग विज्ञान में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, द्विनाम पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने। अब डीएनए, ठीक है, डीएनए का जो द्विगुणन मॉडल है ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। याद रखना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का जो द्विगुणन, ठीक है, द्विगुणन, ठीक है, मतलब दो अलग अलग भाग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीएनए द्विगुणन। याद रखना कि द्विगुणन है ना, दो अलग अलग भागों में जो अलग होता है, इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। चलिए अब आगे, ठीक है, इसी में अब यहाँ पे जो सिद्धांत किसने दिया उसके वैज्ञानिक नाम हो गए। उसके पहले जो शाखाएं थी वो शाखा किससे संबंधित है ना, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो वर्गीकरण है ना, जिसमें जितने भी पृथ्वी में जो जीवधारी हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये लीनियस, याद रखना है नाम लीनियस। लीनियस के बारे में यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस। इसी में आगे बढ़ते हैं लीनियस, जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। याद रखना, जो अलग अलग जीवधारियों को अलग अलग जातियों में जो बांटा गया है ना, वो किसने बांटा है? तो लीनियस ने। इसीलिए लीनियस को जो आधुनिक वर्गीकरण है उसका पिता कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। और लीनियस ने जीवधारियों को 5 जगत में बांटा है। ठीक है, अलग अलग 5 जगत में बांटा है। जैसे जगत का नाम है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। याद रखिए, इसी जो जगत का वर्गीकरण है, इसी के लिए लीनियस जो वैज्ञानिक है उन्होंने ही इन जगतों को वर्गीकरण किया, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहलाए लीनियस। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं, सीधा ये देखते हैं कि कौन सी जो जगत है उसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, जो जीवाणु है ना, उसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ये मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जो जीवाणु है वो साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया ये आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। उसी प्रकार प्रोटिस्टा, आपने एक नाम सुना होगा यूग्लिना, ठीक, और प्रोटोजोआ, ये जो है मध्यस्थ होता है। यूग्लिना जो है मध्यस्थ होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा जंतु और जीव के बीच में, है ना। यूग्लिना और प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिए प्रोटिस्टा जगत में आता है यूग्लिना और प्रोटोजोआ। अब हम बढ़ते हैं पादप जगत में। ठीक है, पादप जगत में आपका शैवाल आता है, मांस आता है, पुष्पी और अपुष्पी बीजी पौधे। ठीक है, जो पौधे में बीज होता है ना, उसके बारे में बात करें। पुष्पी और अपुष्पी जो बीजी पौधे हैं ये किसमें आते हैं? पादप जगत में। साथ में शैवाल, मांस या पुष्पी या अपुष्पी बीजी पौधे, शैवाल और मांस को यहाँ पे याद रखना, पादप जगत में आते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि शैवाल कौन से जगत में आता है ना, या कवक। ठीक है, कवक खैर एक अलग ही जगत है, तो शैवाल कौन सी जगत में आता है? जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ आपको उत्तर देना है पादप। उसी प्रकार अब कवक के बारे में बात करते हैं। कवक को याद रखना परजीवी और मृत्युक जीवी। ठीक है, परजीवी है ना, दूसरों पे जीवित रहता है, मृत्युक जीवी कौन है? कवक। उसी प्रकार अब जंतु, सबसे अधिक जो है ना शामिल जीवधारी हैं इसके अंतर्गत आते हैं जंतु वर्ग आते हैं, तो जंतु के जगत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग खुद आते हैं। इसमें याद रखना हाइड्रा, हाइड्रा नाम से पता चल रहा होगा जलीय जीव है। उसी प्रकार जेलीफिश ये भी जंतु जगत के अंतर्गत आता है। जो कृमि है ना, कृमि कीड़ा, वो किसके अंतर्गत आता है? जंतु जगत के अंतर्गत आता है। सितारा मछली, याद रखना जो स्टार फिश बोलते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आता है जंतु जगत के अंतर्गत। सरीसृप, जो सांपों की बातें हो रही हैं जिसमें पूछ होता है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार उभयचर जो पक्षी हैं ये जंतु जगत के अंतर्गत आता है। स्तनधारी ये भी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, इसमें जो लीनियस को याद रखना, उसको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और लीनियस ने जीवधारियों को 5 अलग अलग जगत में बांटा, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु आता है। ठीक है, कभी ये पूछा जाएगा सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर जो पक्षी है वो कौन से जगत के अंतर्गत आता है, तो आप आंसर लेना है जंतु जगत के अंतर्गत। उसी प्रकार ये फेमस क्वेश्चन है कि सवाल कौन से जगत के अंतर्गत आता है, तो पादप जगत के अंतर्गत। ये वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है ना, ये होती है जाति। ठीक है, उनकी जो जाति है ना, उसी के हिसाब से उनको अलग अलग जगह में बांटा गया है। उनकी जाति क्रियाकलाप जो कार्यविधि और साथ में संरचना क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी पूछा यूग्लिना और प्रोटोजोआ कौन सी जगत के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर लेना है प्रोटिस्टा। उसी प्रकार कभी है ना सिद्धांत के बारे में
सिद्धांत बात करते हैं कि अनुवांशिकता सिद्धांत किसने दिया, तो मेडल ने दिया था। ठीक है, अब जीव सिद्धांत जो डी.एच. मॉर्गन ने दिया, उसी प्रकार यहाँ पे जीव द्रव सिद्धांत, इस दोनों भी कंफ्यूज नहीं होना है। जीव द्रव सिद्धांत हार्टवर्ग ने दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने जो शाखाएँ हैं है ना, जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। चलिए ठीक है, ये क्लास डेली कंटिन्यू रहेगा है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ते जाएँ। कोशिश करेंगे जो परीक्षाओं के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है ना वीडियो में आगे लाने की। तो ठीक है, ये आपका जीव विज्ञान की क्लास है। इसके पहले आप लोगों ने जो पर्यटन है ना, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल उसके बारे में पढ़ा है। उसके पहले आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।